हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th सामाजिक के 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में 101% देखने को मिलेंगे। और भाई अगर हम बात करें इन प्रश्नों की, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, यानी कि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, बड़े बड़े प्रश्न, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका भूगोल हो, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मैंने सभी से इन क्वेश्चंस को लिया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिपीटेड है, यानी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैंने देखा बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा कि सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करना। आप देख सकते हो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी टॉप के प्रश्न हैं। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो आपको 2024 में अपने पुस्तक में, आपको पेपर में देखने को मिल सकती हैं। प्रश्न है आपका सबसे पहला, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? देखिए ये जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। अब भैया इसको क्यों आरंभ किया गया उसको आपको बताना है। इसके बाद देखिए कह रहा आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखो। यानी भैया अगर आप असहयोग आंदोलन को पूरा पढ़ लेते हो तो उसमें आंदोलनकारियों के 4 कार्य जो होते हैं वो भी आप लिख लोगे। ठीक है, तो पहला वाला जो प्रश्न है असहयोग आंदोलन, इसको पूरा पढ़ लो और ये सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021, 18, 15, 13, 2012 में पूछा गया और पहले वाला प्रश्न बहुत बार आया है। सेकंड प्रश्न था कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखो। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 6 नंबर में भी ले लिया, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। लेकिन अगर आपने महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध तैयार कर लिया ना, तो मान के चलिए सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। ये जो प्रश्न है ना महामंदी वाला प्रश्न, आपने 4 नंबर, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में 4 नंबर में ये प्रश्न लिया था। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो प्रश्न है ना ये 6 नंबर में भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिनकी लैंग्वेज तो एक ही टाइप की होगी, लेकिन जो अंदर पूछा जाएगा वो अलग होगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह दिया गया 2 प्रभाव लिखिए, है ना, इसके 2 कारण लिखिए। 6 नंबर में आपसे कह देगा, 4 नंबर में आपसे केवल और केवल कहेगा महामंदी का प्रभाव बताइए, यानी महामंदी क्या है उसके बारे में बताइए, और इसके 2 प्रभाव, बस इतना कह देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी महामंदी किस कारणों से होती है, आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से महामंदी उत्पन्न हो जाती है, तो उनकी व्याख्या कीजिए। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी भैया जो आप लोगों की महामंदी है ना, इस महामंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भूगोल का। अगला क्वेश्चन है 21, 18, 17, 16, मतलब बार बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में जितनी भी मृदाएं पाई जाती हैं उनका आपको उल्लेख करना है। अगला प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं को लिखो। ठीक है ना, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। यानी कि भैया आपको यह बताना है कि जो पर्यावरण प्रदूषण है ना, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है इससे आप क्या समझते हो। देखो अगर आपको याद होगा तो इस पर एक निबंध भी लिखाया जाता है। ठीक है ना, आपको हिंदी में एक निबंध भी लिखाया जाता है इस पर। तो आप चाहो तो केवल और केवल निबंध को तैयार कर सकते हो और निबंध के हिसाब से इसका आंसर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसका निबंध जानते हो तो इसका आंसर आप लिख लोगे इजिली, क्योंकि जो आप निबंध में लिखोगे वही इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं से भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। ठीक है ना, और ऐसी बात नहीं है, आप सारे क्वेश्चन स्वयं से खुद भी तैयार कर सकते हो। सारे क्वेश्चन स्वयं आप खुद तैयार कर सकते हो। ओके, अगर मेरे द्वारा तैयार करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है
कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। यानी कि भारत के जो आर्थिक विकास हुआ है ना, भारत का आर्थिक विकास, उसमें परिवहन का यानी जो परिवहन के साधन है उनका क्या महत्व है। आप देख सकते हो कि भैया पहले आप लोग क्या करते थे, मान लीजिए पहले आप लोग 1 किलोमीटर जाते थे, पैदल जाते थे या फिर साइकिल से जाते थे, तो उस समय हमारा जो समय था बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या है, हम लोग अपने नए नए वाहनों के जरिए नया नया विकास कर रहे हैं और जल्दी जल्दी किसी जगह पर पहुंच रहे हैं। एरोप्लेन चल गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल गई हैं जिनकी वजह से हमारा विकास हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि भारत में संचार के साधनों का वर्णन करो। यानी भैया भारत में संचार के साधन जो हैं उनका आपको वर्णन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सारे से सारे प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीटेड है। 23 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न इतना ज्यादा क्यों रिपीट किया है, क्योंकि भाई ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में टोटल 7 सेट बन के आते हैं, 7 सेट, और हर साल 7 सेट आते हैं। तो ये मान के चलो भैया, जब 7 सेट आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब में एक ही टाइप का प्रश्न आएगा, सब में अलग अलग पूछे जाते हैं ना। तो ये जितने भी प्रश्न है ना, मैंने आप लोगों के प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, ठीक है ना। मैंने किसी क्वेश्चन बैंक किसी बुक से नहीं लिया है, इन क्वेश्चंस को मैंने खुद छाटा है प्रीवियस ईयर बुक से, ठीक है ना। तो वहां से मैंने इन क्वेश्चन को लिया है, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर थे वहां से सारे के सारे प्रश्न आपके लिए गए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। ये प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये लोकतंत्र यानी कि आपका एक राजनीतिक विज्ञान का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। नागरिक शास्त्र का प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो 23 में पूछा गया था। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। इसको तैयार कर लेना, 23 में ये भी प्रश्न आया था किसी ना किसी सेट में। अगला नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 4 लाभ बताइए, ठीक है ना। इसको तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है, यानी जो आपका सामाजिक भेदभाव है इसका क्या आशय है, इसके कारण बताइए और इसे समाप्त करने के 2 उपाय लिखो। यानी कि जो आपका सामाजिक भेदभाव होता है ये क्या होता है और ये किस तरीके से शुरू होता है, तो आप लोग उसमें बता दोगे कि ये सामाजिक भेदभाव है क्या। फिर इसके बाद में आपको इसके कारण बताने हैं कि आखिर में ये क्यों प्रारंभ होता है, आखिर सामाजिक भेदभाव क्यों एक दूसरे लोगों के बीच में आरंभ होता है, ठीक है ना। और इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखो, ठीक है ना। आखिर इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो इसके उपाय भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का विवेचना कीजिए। यानी कि जो आपके राजनीतिक दल होते हैं इनका क्या तात्पर्य होता है, ठीक है ना। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं विवेचना कीजिए। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग यहाँ राजनीतिक दल इसको समझ लोगे ना कि राजनीतिक दल है क्या, इसके बारे में आप लोग मान के चलिए, इसके बारे में आपको केवल और केवल 2 से 3 पन्ने पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। अब देखिए कहीं कहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये कमेंट करते हैं कि भैया जी इसका क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, उसका क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो भैया आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है ना, सिंपल सी बात है, जैसे कि ये वाला प्रश्न आपको मान चलिए नहीं मिलता है। अब ये प्रश्न किस पर आधारित है, राजनीतिक दल। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात, अपनी किताब खोलेंगे और राजनीतिक दल ढूंढेंगे या फिर गूगल में राजनीतिक दल सर्च कर लेंगे और जो भी रिलेटेड उससे रिलेटेड मिलता है आपको ना, जो भी उसी से रिलेटेड, वो सारा का सारा आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। और पढ़ने के बाद वो सारा आप लोग इस क्वेश्चन में लिख दोगे ना, तो भी आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पिछले बहुत सालों से जो पढ़ा रहा हूं ना, मुझे पता है किस टाइप का प्रश्न आता है और कैसे एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है ना। सब कुछ हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख करो, ठीक है ना। भारत में जो लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 3 दशाओं का आपको उल्लेख करना है, ठीक है ना। अभी सारे प्रश्न आप स्टूडेंट देख सकते हो, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपका ये महत्व बनता है कि इन प्रश्नों को आप तैयार करो, ठीक है ना। और मान के चलिए किसी स्टूडेंट से इन प्रश्नों को नहीं तैयार किया जाता है तो सिंपल से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करे और इतना कमेंट करे कि हाँ हमें इनके आंसर चाहिए हैं, तो मैं जल्द ही इनके आंसर की वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। और इतने अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा इनके आंसर कि एक बार में आपको सारे आंसर रट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, जैसे कि 17, 18, 19 और 20, इनको देख लेते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां
भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, यानी कि जो आपका भारतीय लोकतंत्र है इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं तीन का वर्णन करो। समझ रहे हो ना। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, तो उन चुनौतियों में से कोई तीन चुनौती आपको लिखनी है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे भारतीय लोकतंत्र आप पढ़ लोगे ना, तो भारतीय लोकतंत्र पढ़ने के बाद में बहुत सारी चुनौतियां उसमें आपको देखने को मिलेंगी, तो उनमें से कोई तीन का आपको वर्णन कर देना है, ठीक है ना। सिंपल सी बात। बट अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, हितेश भैया हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर से पहले इनके आंसर तो मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लो। बट जिसको इनके आंसर तुरंत चाहिए है ना, तो भैया वो तुरंत इनके आंसर को तैयार कर सकता है, कल परसों जिनके आंसर चाहिए हो, ठीक है ना। तो आप इजिली बुक से ढूंढ के इनके आंसर को खुद से तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि विकसित देशों की किन्हीं तीन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को 6 नंबर में भी मैंने लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन करो। अगला प्रश्न नंबर 20 है कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है ना। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर हमने आपको बताए टॉप 20 क्वेश्चन। ये टॉप 20 क्वेश्चन आप जान रहे हो ना, ये 6-6 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हो सकता हो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको अपनी कॉपी में देखने को मिल सकते हैं, जो पेपर की जो कॉपी आएगी उसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप जरूर तैयार करोगे और इनके नोट्स भी आप लोग तैयार करोगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।